उसके बाद क्या है, होस्ट रिस्पॉन्स इम्यूनिटी। हम जो है बैक्टीरिया, जैसे मान लीजिए बॉडी है, उसमें एक सब्जेक्ट आता है इम्यूनोलॉजी, उसमें हम ये भी समझते हैं कि आपका बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म है ना। अधिकतर जो छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी डिफेंस कर लेती है, क्योंकि हमें मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, नेचुरल इम्यूनिटी होती है। तो नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है, जैसे हम वैक्सीन लेते हैं ना, तो आर्टिफिशियल में आती है तरह से किस तरह से होस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, किस तरह से हमारी बॉडी डिफेंस के अकॉर्डिंग कैसे रिएक्शन कर रही है ना, लड़ पा रही है, वो भी हम इसमें आती है मेडिकल माइक्रो, ठीक है। वैसे इसे रोकने का शब्द है ना प्रिवेंशन। अब जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रोब्स आर द माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं, और ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आईज, है ना, हमें ऐसी आंख से नहीं दिख सकता है, ठीक है। हमें माइक्रोस्कोप तो चाहिए, है ना। उसमें क्या होता है, लेंस होते हैं, उसी के थ्रू हम देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, है ना, वी यूज क्या, माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, टू स्टडी अबाउट माइक्रोब्स, है ना। उसी की हम स्टडी करेंगे। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या आता है, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, फंजाई हो गया, और ये प्रोटोजोआ, हेलमिन्थ्स, ये सब पैरासाइटोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। अब जैसे हम पूछ रहे हैं, अगर आप बताइए बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहेंगे, बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। और वायरस की उसी तरह बेसिक है, वायरोलॉजी, ठीक है। अगर हम वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं दैट्स मीन वायरोलॉजी, और अगर फंगस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा अलग नाम है, ठीक है, उसको हम माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी लिखते रहिएगा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो है थोड़ा बहुत जो डिफिनेशन में चीज़ें हैं वो लिखते रहिएगा, ताकि आपको रिपीट करने में आसानी रहे। बाकी तो आपको रिकॉर्ड भी होती है ना, नोट्स बना सकते हैं आप इससे, है ना। तो लिख लीजिए आप। बताइएगा आगे बढ़ना होगा। अभी इंट्रोडक्शन क्लास भी नहीं थी ना, सबसे इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन होता है पहले, लेकर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं ये तो समझ में आना चाहिए। अंदर के टॉपिक तो बाहर में कवर होते हैं, सबसे बेसिक शुरुआत तो नीचे से करना चाहिए। अच्छा सर, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, देखिए ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये हमारी ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, बैक्टीरियोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्टियस डिजीज, ये भी एक ब्रांच होती है। फर्दर ये जब आप आगे जाते जाएंगे तब ये सब ब्रांच मिलेंगी, मोस्टली आपको ये ब्रांचेस मिलती हैं, ठीक है। बाकी तो एक बैक्टीरियो की भी से डिवाइडेड, इसके अंदर भी होती है ब्रांचेस, लेकिन जो मोस्टली आप सिंपली ये आप लिखिए, ये ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे कौन कौन सी डिजीज होती हैं माइक्रोबियल में, है ना। माइक्रोबियल में बहुत सारी डिजीज होती हैं, है ना। ये सब डिजीज के नाम है। लेप्रोसी सुना है आप लोगों ने? लेप्रोसी होता है चर्म रोग, ठीक है, चर्म रोग होता है ये स्किन की बीमारी होती है, ठीक है। गाँव में सुना होगा, लोग कहते हैं कि
ये कोड़ी और ये क्या सब बताते हैं, ये सब जो अंधविश्वास है वो सब चीज़ नहीं होती है रियलिटी में, उसको पॉसिबल होता है। ठीक है, समझ गए ना कौन सी में मिलती है? स्मॉल बॉक्स को सुना होगा है ना? हाँ, स्मॉल बॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस सुना होगा आपने, है ना? ट्यूबरक्लोसिस तो बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है बैक्टीरिया का नाम आप लोग जानते हैं, जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है, जो टीबी कॉज करता है, तो बैक्टीरिया का नाम जानते हैं? उसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये जो है टीबी कॉज करता है, तो बेसिक नाम इसे पहले बताते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। एड्स नाम सुना है आप लोगों ने? HIV एड्स है ना, कौन कॉज करता है? ये कौन सी डिजाइज है, वायरल है या बैक्टीरियल है? वायरल डिवाइस है ना, HIV तो वायरस है। ठीक है, HIV हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, ये भी वायरल डिजीज है। कॉलरा जो है, कॉलरा सुना होगा, ये कंटामिनेटेड फूड खा लोगे तो कॉलरा हो जाएगा, है ना? कंटामिनेटेड फूड खाने से होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं बाहर का खाना खा लिया, रोड साइड पे खुला हुआ रखा हुआ है, उसी में मक्खी दौड़ रही है, उसी में सब जो है गंदगी, धूल मिट्टी सब जा रही है, अब हम उसको खाएंगे तो क्या होगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। फूड पॉइजनिंग होगी उसको कॉलरा, है ना? डायरिया भी होता है, कॉलरा, डायरिया, डायरिया समझ में आप लोग। मलेरिया तो क्या सुने होंगे, है ना? मलेरिया जो है ये पैरासिटिक डिजीज है, कौन कॉज करता है? मॉस्किटो तो वेक्टर है, वो तो लेके जा रहा है। वेक्टर का मतलब होता है कि उसके लिए लाइफ साइकिल चलता है। ठीक है, हाँ, अब जैसे मच्छर हो गया, तो मच्छर जो होता है उसके अंदर सेक्सुअल साइकिल चलता है। ठीक है, उसमें जो है फिर वो आपको काटेगा, क्या होगा? हाँ, अपने स्पोरोइड्स डाल देगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में आएगा, उसमें क्या होगा? मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद आपके जो है ब्लड को अटैक करेगा, RBCs को अटैक करेगा, है ना? आपको बुखार आएगा, एकदम जाड़ा लगने वाला, फीवर विद चिल, है ना? और जो है बहुत वीकनेस होगी, आपको भूख नहीं लगेगी, है ना? लीवर को भी नुकसान करता है, हेपेटोमेगाली हो सकता है, लीवर का साइज बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो मलेरिया जो है पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है और इसको कॉज करता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की 5 स्पीशीज होती हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है जो मोस्ट कॉमनली हमारे इंडिया में जो है मिलता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली वाइवेक्स। और एक इससे भी खतरनाक इसकी स्पीशीज होती है प्लाज्मोडियम फैंसीवेरम। ये अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलता है, अपने वहाँ कम देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ये बहुत लाइफ फेटल डिजीज है, इस केस में जो है जान जाने का खतरा बढ़ जाता है, फैंसीवेरम। ठीक है, तो एक वाइवेक्स हो गया, फैंसीवेरम हो गया, ओवेल, मलेरी, ठीक है, ये सब इसकी स्पीशीज है। मतलब आगे की बात है, मैं जनरली जो आपको ताकि पता चल जाए। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि सांस लेने वाली बीमारी, है ना? जैसे हमारा अभी पैंडेमिक हुआ था COVID-19, है ना? वो रेस्पिरेटरी डिजीज थी, कौन कॉज कर रहा था? वायरल डिजीज थी, है ना? COVID-19 वायरस। अब ये लिखा हुआ एक आंकड़ा किया हुआ है कि कितनी डेथ हो चुकी है माइक्रोबियल डिजीज से। ठीक है, ये लेटेस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा पुराना है। ठीक है, जैसे लिखा है हर साल 5.5 करोड़ डाई, है ना? ये माइक्रोबियल डिजीज से इतने सारे लोग वर्ल्ड वाइड मरते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा है ना? 5.5 करोड़ बहुत सारे। इन्फेक्टियस डिजीज से 1. ये तो टोटल लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर में कितना कितना ये लिखा हुआ है, मतलब 5.5 में कौन कौन कितना है। जैसे इन्फेक्टियस डिजीज होती है, जो हमें इन्फेक्शन, जैसे किसी को इन्फेक्शन है, मान लीजिए आपको इन्फेक्शन है एग्जाम्पल, ठीक है,
स्प्रेड होते हैं बाई कॉन्टैक्ट या तो कुछ जैसे कॉमन कोल्ड है तो वो सांस से, है ना, तो इन्फेक्टियस जो हमें इन्फेक्शन एक दूसरे से मिले। अब कुछ बात है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है। कार्डियोवैस्कुलर में क्या हो गया, हार्ट से रिलेटेड, है ना। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि होती बैक्टीरियल या वायरल डिजीज ही है, माइक्रोबियल डिजीज होती है, लेकिन वो हार्ट को अटैक करती है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब जो हमारे अंदर वेसल्स हैं, ठीक है, वेसल्स जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। वो 1.70 हो गया। उधर्स में जैसे और भी चीज़ें जो इंक्लूड करके उसका भी रेशियो भी लिखा हुआ है, ठीक है, परसेंटेज भी लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे कि फादर ऑफ, अच्छा बताइए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रॉबर्ट कोच। जनरल, ये तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट फर्स्ट, यानी रॉबर्ट फर्स्ट। ऐसा इंग्लिश में बताइए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है वो किसी बुक में एंटनी वॉन लीवेनबॉर्ग, एक तो कहीं कहीं पे आपको ये इनका नाम मिलेगा और कहीं कहीं पे लुईस पास्चर का नाम मिलेगा, ठीक है। वो हाँ वही मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं पे वो भी लिखा मिलेगा किसी बुक में, किसी बुक में उनका भी नाम मिलेगा, क्योंकि जो एंटनी वॉन लीवेनबॉर्ग है उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, सेल को डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप में, उन्हीं ने सबसे पहले सेल देखा, ठीक है, इसलिए उनको माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहते हैं, ठीक है। लुईस पास्चर जो है उन्होंने बहुत चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में लुईस पास्चर का बहुत ज़्यादा अपना महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल है उसका। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहेंगे, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कल्चर मीडिया समझते हैं, कल्चर मीडिया इसमें बैक्टीरिया को ग्रोथ कराते हैं ना, सब सॉलिड मीडिया को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और लुईस पास्चर ने लिक्विड मीडिया को इंट्रोड्यूस किया था। तो सभी लोगों ने मिलकर एक माइक्रो को और ज़्यादा जो है मॉडर्न बनाया है ना, चीज़ों को और आगे बढ़ाते गए। आज भी साइंटिस्ट लगे हुए हैं, है ना, रिसर्च कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं आगे उसी फील्ड में, तो रिसर्च होती रहती है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर जो सबसे ज़्यादा रोल दे देता है अपना मुख्य रोल, उसका फादर कह सकते हैं उस फील्ड में। अब फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, देखिए हमेशा सर्जरी जब होती है, ठीक है, तो उसमें हम हमेशा सर्जरी में करते समय इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हमने उनको कोई भी इन्फेक्टेड, मान लीजिए जो हम यूज़ कर रहे हैं ब्लेड ही लग गया इन्फेक्टेड, या हमारे हाथ में बैक्टीरिया है इन्फेक्टेड, तो डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, है ना। तो उसके लिए एंटीसेप्टिक सबसे पहले किसने यूज़ किया था, एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि स्किन से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्स मतलब कंप्लीटली उसको क्लीन करते हैं ना, उसको स्टरलाइज करते हैं एरिया अपना, उसको एंटीसेप्टिक, जो स्किन पे यूज होता है उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। और अगर किसी सरफेस पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं, है ना। तो स्किन को लगा नहीं सकते क्योंकि वो हार्ड होता है, तो उसके लिए हम स्किन के लिए एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है। लुईस पास्चर he told scientifically about मीडिया, और इन्हीं ने स्टरलाइजेशन को भी यूज किया था। स्टरलाइजेशन के बारे में इनका बहुत ज़्यादा मुख्य रोल है। और वैक्सीन किसने दिया था सबसे पहले, एडवर्ड जेनर, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी, किसके लिए बनाई थी, सबसे पहली वैक्सीन नहीं, सबसे पहली वैक्सीन किस बैक्टीरिया के लिए बनाई गई, किस डिजीज के लिए बनाई गई, सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई थी, वो भी एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, है ना। अब अगर हम पूछते हैं वैक्सीन टर्म किसने दिया था, वैक्सीन और सब जो ये वर्ड यूज किए जा रहे हैं उसको भी किसी ने दिया है ना,
लुईस पास्चर ने इसका टर्म दिया वैक्सीन का, करेक्ट, ठीक है। और बनाया किसने है सबसे पहले? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, ठीक है। और रॉबर्ट हुक फर्स्ट टू डिस्क्राइब माइक्रोब्स, मतलब इसने माइक्रोब की एक थ्योरी दी थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट कोच में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। अब ये लिखा है मैंने एंटनी वॉन लीवेनहॉफ, ही वाज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब द बैक्टीरिया, सबसे पहले इन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप में, है ना। एंड आल्सो फादर ऑफ प्रोग्रेस रिक्वायर्ड डेवलपमेंट ऑफ मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप, और इन्होंने और आगे प्रोग्रेस किया और उससे ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया। सबसे पहले इन्होंने एक इतना बड़ा रॉड जैसा था उसी में लेंस लगा के और उस तरह से देखा था, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। He identified the specific causative agent of tuberculosis. ट्यूबरक्लोसिस का कौन सा पॉजिटिव एजेंट होता है उसको इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था सबसे पहले, ठीक है, रॉबर्ट कोच ने। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है? नहीं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तो पॉजिटिव एजेंट होते हैं ना, ये हमारा बैक्टीरिया कॉज करता है, लेकिन पेशेंट को क्या दिक्कत होती है? सिम्टम्स क्या आता है? खांसी ही आती है सबसे ज़्यादा, खांसी आती है, होता तो बहुत सारे पार्ट्स का भी टीबी है, अलग अलग पार्ट्स का भी टीबी होता है, ब्रेन का भी टीबी होता है, ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या होता है? पल्मोनरी टीबी इसको कहते हैं, ठीक है। खांसी आती है सबसे ज़्यादा, 2 से 4 वीक तक आती है पहले, अभी उसको जांच कीजिए, खांसी आ रही है लंबे समय तक, तो क्या करें कि भाई आप टीबी की टेस्ट करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए, है ना। और टीबी में जो है जो ट्यूबरक्लोसिस है इसको जो है अभी स्टेन वगैरह तो आपको नहीं बताते हैं ना, ज़्यादा हो जाएगा, ये कॉलरा भी लिखा हुआ है, कैसे पहचाने? एक बार समझिए डाई यूज करते हैं, ठीक है ना, डाई यूज करते हैं तभी तो उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि भैया ये क्या है, ये क्या है। अगर एक ही कलर का सब दिखेगा तो उसमें कुछ हम पता ही नहीं चल पाएगा क्या है। अगर सब एक ही जैसे होते, एक ही जैसे कपड़े पहन लो, कैसे पहचान के मिलेगा कौन क्या कौन है? भाई नहीं पहचान मिलेगा ना, सबके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसको पहचानने के लिए उसको अलग अलग दूर से भी अगर बैठा तो सबको एक कलर का पहना नहीं पहचान पाओगे। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं? सबको अलग अलग कलर देते हैं, अलग अलग डाई यूज़ करते हैं, इससे हम पहचानते हैं कि भाई यहाँ की ये बैक्टीरिया है, ये इसमें ये दिख रहा है, ठीक है। रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, एंथ्रेक्स, ठीक है, इन जो है बीमारियों के बारे में इन्होंने पॉजिटिव एजेंट के बारे में बताया था, ठीक है, सबसे पहले। अब ही ऑल्सो gave the Koch postulate theory, ठीक है, इन्होंने Koch postulate theory दी, ठीक है, उसको भी आप पढ़ लीजिए, इसे देख लीजिए आप, अभी ये Koch postulate theory आपको नहीं है, लेकिन आगे आए तो इसमें एक तरह से आप समझिए कुछ दो रूल होते हैं ना, थ्योरी एक दी थी कि भाई ऐसे ऐसे सब कुछ होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। सम क्राइटेरिया वर स्टेबलाइज्ड बाय रॉबर्ट कोच टू आइडेंटिफाई द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द पार्टिकुलर डिजीज। ये हम कैसे जो है पार्टिकुलर डिजीज को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, कुछ उन्होंने कुछ तरीके बताए थे। जैसे अ माइक्रोब शुड कॉज अ डिजीज इन एनी पर्सन, शुड कॉज सम डिजीज इन अनदर पर्सन। जैसे अगर एक को बीमारी है तो दूसरे को भी हो रही है ना, तो उसको क्या कहेंगे? इसी को हम कहते हैं
या अब क्या है, माइक्रोब शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम डिजीज, ठीक है, उसको बीमारी है उसी से तो माइक्रोब जो माइक्रोब होगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको, जिसको बीमारी होगी उसी में वो बैक्टीरिया मिलेगा, उसी को तो हम आइसोलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब तीसरा क्या इन्होंने कहा, इट शुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल, ठीक है। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंसान के ऊपर तो नहीं देंगे, है ना, तो क्या करते हैं, किसी बीमारी के बारे में जो पढ़ना होता है तो हम जिसको बीमारी है उससे निकाल के किसी एनिमल में इनक्लूड करते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं कि उसमें क्या रिएक्शन हुई, एंटीबॉडीज बनती है, उसी से हम उसी का वैक्सीन बनाते हैं, है ना। इंसान को होगी वो इंसानी को एक्सपेरिमेंट करने लेंगे, ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था। और इट शुड बी आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म कैसे निकलेगी, जैसे हम कल्चर मीडिया को यूज़ करके उसकी प्योर फॉर्म निकालते हैं, ठीक है, प्योर ग्रोथ दिखेगी आपको, ठीक है, ग्रोथ दिखेगी, फिर ग्रोथ को जब हम बारीक से उसका ग्रोथ लेकर एक जो लिक्विड मीडिया होती है उसमें हम मिक्स करते हैं, उसके बाद एक ड्रॉप स्लाइड पे देखते हैं तो उसमें हमें बैक्टीरिया दिखते हैं, मतलब स्टेन भी करते हैं, कभी कभी कुछ और प्रॉपर्टीज होती है फाइल बैक्टीरिया देखने के लिए हम मोटिवली जब चेक करते हैं तब तो डायरेक्ट देख लेते हैं, और हम देखना है कौन सा बैक्टीरिया है उसके लिए स्टेन भी करना पड़ता है ना। इट शुड बी एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन ह्यूमन एंड एनिमल, है ना, वैक्सीन बनाते हैं, अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी जनरेट करता है उसके अगेंस्ट, है ना, उससे लड़ता है ना, पहले दवा पे तो निर्भर नहीं है, मेडिसिन पे तो निर्भर नहीं है वो, है ना, सबसे पहले खुद लड़ने की कोशिश करता है, कॉमन कोल्ड हो गया आपको, दवा मत खाइए, ठीक है, आपकी बॉडी ठीक कर देगी, अपने आप ठीक कर देगी, लेकिन हम लोग दवा खा लेते हैं, है ना, तो उसमें खाने की जरूरत नहीं होती, वो 3-4 दिन तो वैसे भी बॉडी खत्म कर देगी, दवा खाओगे तब भी उतनी ही दिन लग जाएगा, कभी कभी थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाता है, इसलिए भैया खांसी बहुत तेज आ रही है या अच्छी बहुत आ रही है ना, दवा खा लिया थोड़ा सा उसको रोक देता है, बाकी वो ठीक अपने आप हो जाएगा, तो डिफरेंस में ठीक हो जाता है। अब इन्फेक्शन चेन होती है, ठीक है, कैसे इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन अकर व्हेन अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी एंड स्टार्ट मल्टीप्लाई व्हेन द कम इन कांटेक्ट विद द फेवरेबल एनवायरनमेंट, कोई भी बैक्टीरिया है वो कब जो है ट्रांसमिट करेगा या स्प्रेड करेगा, कैसे ग्रोथ करेगा, जब उसको सबसे पहली बात तो सब जब उसको एनवायरनमेंट उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, अगर उसको जिस टेम्परेचर पे उसकी ग्रोथ होनी है, अगर मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे उसकी ग्रोथ होनी है या बॉडी टेम्परेचर पे उसकी ग्रोथ होनी है, 37 पे उसकी ग्रोथ होनी है, तो उसको वो कंडीशन मिलेगी जब तभी वो मल्टीप्लाई करेगा, है ना, तभी वो ग्रोथ करेगा, तभी बॉडी में और ज़्यादा उसकी तादाद बढ़ेगी, तो जा रहा है वही इसलिए क्या है कि कैसे इन्फेक्शन बात करेगा, अभी मान लो उसको वो ग्रोथ करता है 37 पे, तो उसको एकदम ठंडा इन्वायरमेंट दे दे तो मर जाएगा, तब नहीं ग्रोथ कर पाएगा, है ना, तो हर बैक्टीरिया का अलग अलग होता है टेम्परेचर भी, है ना, ज़्यादातर जो होते हैं बैक्टीरिया उनका 37 डिग्री होता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पे ही वो ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, कुछ को छोड़ के, ठीक है। Chain of infection is a process of that begins when agent leave its reservoir through portal of exit, अब इनका एक एग्जिट होता है और एक बाहर निकलते हैं ना, शरीर में जा रहे हैं, है ना, पोर्टल ऑफ एंट्री हुई और जहाँ से बाहर निकलना है पोर्टल ऑफ एग्जिट हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे जैसे मान लीजिए स्टूल है, ठीक है, या यूरिन है, उसके थ्रू बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए गंदगी है बहुत सारी टॉयलेट में, ठीक है, सब जा रहे हैं पेशाब कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, आप गए आपके पेशाब से बैक्टीरिया करती है, ठीक है, आपने वहाँ पे एक्सपोजर दिया ना, क्या होता है बैक्टीरिया जो क्या करेगा, यूटीआई करेगा, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन करेगा, है ना, तो इसी तरह से हमने कई
कहीं पे कुछ जो केबल होते हैं कि मान लीजिए टेस्ट किया या किसी की टावल यूज़ कर ली, है ना, तो इस तरह से भी फंगल इन्फेक्शन कैसे फैलता है? एक दूसरे का अगर इनको है तो टावल यूज़ कर ली, क्या होगा? होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह फैलता रहता है। हमने कहीं पर मिट्टी किया, दूसरी जगह टच किया, यहाँ का फंगस वहाँ पहुँच गया, वहाँ पे भी वो कर रहा है, इस तरह से होता है। तो ये उसी के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, कैसे हम उसी करता है, कैसे, है ना, दूसरे को जो है कॉज करता है। अब ये उसी को लिस्ट में लिखे हैं, इन्फेक्शन ऑफ चेन। क्या इन्फेक्शन? सबसे पहले इन्फेक्शन इन्फेक्टियस एजेंट है, ठीक है। जैसे रिजर्वायर, कहीं पे रिजर्वायर बना, जैसे मान लीजिए कोई मॉस्किटो है, उसके अंदर वो बना हुआ है, ठीक है, शुरुआत कर रहा है वहाँ से, उसके बाद वहाँ से निकला, किसी को इन्फेक्ट कर दिया, है ना। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे इन्फेक्ट कर रहा है? भाई वो काट रहा है, या आप खाने के साथ ले रहे हैं, है ना, या ओरल फूड से ले रहे हैं, या वो इंजेक्ट कर रहा है डायरेक्ट ब्लड में, है ना, तो वो ट्रांसमिशन मोड्स हो गए, कहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है? अब टोटल ऑफ एंट्री ये हो गई ना यहाँ से। अब वो ससेप्टेबल होस्ट के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर चला गया, वहाँ पर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा और डिजीज कॉज करेगा। अब जैसे कॉलरा और डायरिया कैसे होता है? इंजेक्शन से होता है, खा रहे हैं, खाने के साथ में गंदगी खुला हुआ चीज़ खा रहे हैं, है ना, तो वो खाने से जा रहा है, क्या काज करेगा? कॉलरा करेगा, डायरिया करेगा, है ना। अब कुछ होती हैं जो एयर से, तो छींका या खांसा, तो एयर ड्रॉपलेट्स एयर में आ गई, तो छींकते तो बारीक बारीक एयर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अब आपने छींका या आपने छींका, वो दूसरे ने कर रहा है ना इन्हें, अब वो चला गया क्लोज कॉन्टैक्ट में, आप बैठे खाते हैं, सीखते हैं, अब ये दूसरे ने ले लिया, है ना। कॉमन कोल्ड ऐसे फैल जाता है, कॉमन कोल्ड ऐसे ही फैलता है। अब उसमें क्या है? इन्फ्लुएंजा हो गया, ये वायरल डिजीज है, टीबी भी यही है ना, टीबी में भी आपके साथ कोई खाते हैं, उसके ड्रॉपलेट से आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना। स्वाइन फ्लू है, सुना होगा ना। अब कुछ तो ब्लड बोर्न इन्फेक्शन होते हैं, है ना, ब्लड से होते हैं, डेट कॉन्टैक्ट विद ब्लड, जैसे किसी की सिरिंज नीडल इंजरी हो गई, है ना, किसी को लगाया और ये नीडल आपको लग गई, उसको कुछ बीमारी थी, वायरल डिजीज, है ना, तो आपको हो गई। जैसे कि क्या है, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, बहुत सारी बीमारियाँ ब्लड से होती हैं, ज़ूनोटिक होती है, जानवर के थ्रू हो रही है, कुत्ते ने काट लिया, डॉग बाइट या मंकी बाइट, कैट बाइट, है ना, तो एनिमल के थ्रू हो रहा है, क्या हुआ? रेबीज हो गया तुम्हारा। स्प्रेड थ्रू एनिमल टू ह्यूमन, मतलब ज़ूनोटिक डिजीज है, ज़ू मतलब जानवर का। कंजेनाइटल होता है कोई डिजीज, तो मदर से बेबी को बीमारी हो रही है, उसको कंजेनाइटल बोलते हैं, है ना। अगर तो बेबी में हो रहा है तो क्या बोलेंगे? कंजेनाइटल। जैसे कि अगर उसको मान लीजिए HIV है तो बच्चे को हो जाएगी, हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को हो जाएगा, है ना। ये भी ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, मदर टू बेबी में या फ्यूटस में ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि क्या कैसे है? क्योंकि मदर से ही तो सारा इन्फेक्शन जा रहा है ब्लड के थ्रू, है ना, तो इन्फेक्शन भी तो जाएगा ब्लड के साथ में, अगर ब्लड इन्फेक्शन है तो मदर टू बेबी भी जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? कंजेनाइटल, ठीक है। कंजेनाइटल नहीं बोलना, कंजेनाइटल को छोड़ हो जाएगा, फिर वो आँख से रिलेटेड हो जाएगा, कंजेक्टिव बात है। डायबिटीज भी होता है, डायबिटीज नहीं होता है, डायबिटीज जेनेटिक होता है, जेनेटिक होता है, ठीक है, वो जेनेटिकली ट्रांसफर होगा, वो ब्लड से नहीं ट्रांसफर होगा, ठीक है, वो मेटाबॉलिक डिजीज है। जैसे मतलब सर उसका कोई वो नहीं है सर कि 18 एज में होगा कि 15 कभी होगा? वो देखिए उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसमें बहुत सारी रिसर्च हो रही है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मोस्टली अभी तक जो रिसर्च हुई है उससे यही पता चल रहा है कि वो एक जेनेटिक डिजीज है। जैसे मान लीजिए आपकी मदर को था या आपके फादर को था या मदर के फादर को या उसके दादा दादी, है ना, कहीं से भी आ सकता है जेनेटिकली, कनेक्टेड तो है ना, कई चीज़ तो ट्रांसफर हो रहे हैं, नहीं करो DNA
कंट्रोल आएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी का इंसुलिन खराब हो गया, ऐसा तरीके से बता रहे हैं, अगर किसी का इंसुलिन खराब हो गया तो क्या होगा, उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, डिजीज होगी, तो डायबिटीज मेलाइटस होगी। कभी कभी क्या होता है, जो डायबिटीज जब इंसुलिन जो है एकदम मान लीजिए कुछ नहीं काम ही नहीं करता है, तो उसको डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 कहते हैं। दो तरह के होते हैं, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 टाइप 2। जो जनरली होता है सभी लोगों को, जनरली जो आप देखेंगे वो टाइप 2 वाला होता है। टाइप 2 वाले में क्या होता है कि इंसुलिन एकदम नहीं खत्म होता है, थोड़ा थोड़ा बनता रहता है। टाइप 1 में क्या होता है कि वो आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, उसी पर डिपेंड होगा, जो इंजेक्शन लगाते हैं, जो 1 ml का इंजेक्शन आता है वो लगाते हैं रोज, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1। जो टाइप 2 होता है उसमें डिजीज चल जाएगा, कुछ टाइप का रिकवर हो सकता है, रिकवर बिल्कुल नहीं हो सकता है, बस आपकी डाइट से कंट्रोल हो सकता है कि आप कार्बोहाइड्रेट डाइट कम लें, है ना, जो चीज़ कम लें, है ना। तो लेकिन आप जो देखेंगे जो लोग डाइट करते हैं शुगर से, उन लोग का वजन बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट से ही सबसे ज़्यादा मिलती है, समझ में आया। टाइम हो रहा है आपका, आपको लगा लीजिए टेस्ट, ठीक है, नाम भी बोल दीजिएगा आपको।